पहला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर है। भारत इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजेंस बनाने के लिए तेज़ी से काम कर रहा है और टारगेट रखा गया है कि 90 से 95% तक इसके कंपोनेंट्स देश में ही तैयार हों। अभी ब्रह्मोस जॉइंट वेंचर में रूस की अहम भूमिका है, खासकर इंजन और कुछ हाई एंड टेक्नोलॉजी पार्ट्स में। लेकिन DRDO अब रूस के साथ बातचीत कर रहा है ताकि इन पार्ट्स का लोकल प्रोडक्शन बढ़ सके और लागत कम हो। ब्रह्मोस की कीमत अभी काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है, इसलिए कॉस्ट कट करना एक्सपोर्ट के लिहाज से भी ज़रूरी है। फिलीपींस को पहले ही ब्रह्मोस एक्सपोर्ट हो चुका है और वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे देश भी इसमें रुचि दिखा रहे हैं। अगर इंडिजनाइजेशन बढ़ता है तो भारत को टेक्नोलॉजी कंट्रोल भी ज़्यादा मिलेगा और किसी भी तरह के जियोपॉलिटिकल प्रेशर का असर कम होगा। इससे प्रोडक्शन स्पीड भी बढ़ेगी और भारत अपनी सेना की ज़रूरतें जल्दी पूरी कर पाएगा। अगला अपडेट अग्नि 6 मिसाइल को लेकर है। इस मिसाइल को लेकर पाकिस्तान के कुछ एनालिस्ट्स ने इसे इंटरनेशनल लेवल पर खतरा बताने की कोशिश की है और ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भारत लंबी दूरी की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर ग्लोबल बैलेंस बिगाड़ रहा है। लेकिन असल स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट अलग है, क्योंकि भारत की न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज़ पर आधारित है और अग्नि 6 का मकसद सिर्फ डिटरेंस बनाए रखना है। माना जा रहा है कि इसकी रेंज 8000 से 10,000 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो सकती है और इसमें मल्टीपल वॉरहेड कैपेबिलिटी भी हो सकती है। ये भारत को एक भरोसेमंद सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देने की दिशा में अहम कदम होगा। पाकिस्तान का नैरेटिव ज़्यादा पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने के लिए है, जबकि भारत का फोकस लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी पर है। अगला अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर यानी LUH को लेकर है। ये हेलीकॉप्टर पहले से ही हाई एल्टीट्यूड और लॉजिस्टिक मिशन के लिए बनाया गया है, लेकिन अब इसके आर्म्ड वेरिएंट पर काम शुरू किया जा रहा है। इस नए वर्जन में रॉकेट पॉड्स और मिस्ट्राल एयर टू एयर मिसाइल्स लगाने की क्षमता होगी, जिससे ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म न रहकर एक हल्का कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी बन जाएगा। खास बात यह है कि LUH का साइज छोटा और वजन कम है, जिससे ये पहाड़ी इलाकों में आसानी से ऑपरेट कर सकता है जहां बड़े हेलीकॉप्टर को दिक्कत होती है। आर्म्ड वर्जन आने से ये फॉरवर्ड पोस्ट्स को सपोर्ट देने, लो इंटेंसिटी कॉम्बैट और एयर डिफेंस में काम आ सकता है। इससे भारतीय सेना को एक मल्टी रोल और फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म मिलेगा जो सीमित संसाधनों में ज़्यादा काम कर सकेगा। अगला अपडेट जापान की मोगामी क्लास फ्रिगेट डिज़ाइन को लेकर है। जापान ने भारत को इस एडवांस्ड स्टील्थ फ्रिगेट का डिज़ाइन ऑफर किया है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों देशों के बढ़ते डिफेंस कोऑपरेशन का हिस्सा है। मोगामी क्लास फ्रिगेट में मॉडर्न रडार, एंटी एयर और एंटी शिप मिसाइल सिस्टम और स्टील्थ फीचर्स दिए गए हैं, जिससे इसे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। भारत पहले से ही अपने प्रोजेक्ट 17A और अन्य फ्रिगेट प्रोग्राम पर काम कर रहा है, लेकिन इस डिज़ाइन से उसे नई टेक्नोलॉजी और डिज़ाइन फिलॉसफी मिल सकती है। चीन के कुछ एनालिस्ट्स इसे एक स्ट्रेटेजिक मूव के रूप में देख रहे हैं, जो इंडो पैसिफिक में चीन के प्रभाव को बैलेंस करने के लिए किया जा रहा है। इससे भारत की नेवी को और मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है और रीजनल सिक्योरिटी में उसकी भूमिका और बढ़ सकती है। अगला अपडेट कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर है। नेपाल ने लिपुलेख पास के जरिए इस यात्रा पर आपत्ति जताई है और इसे अपने क्षेत्र का हिस्सा बताया है, लेकिन भारत ने इस आपत्ति को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि लिपुलेख पास लंबे समय से उसके प्रशासन और उपयोग में रहा है और ये रास्ता वर्षों से तीर्थयात्रियों के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। ये विवाद भारत नेपाल सीमा मुद्दे से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि यात्रा जारी रहेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए इसे रोका नहीं जा सकता। भारत अपने स्टैंड पर कायम है और इस मुद्दे को अपनी संप्रभुता से जोड़कर देख रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।